गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है ना। थोड़ा अपन लेट हो गए हैं स्टार्ट करते करते। क्या है कि अपन लास्ट सेशन के अंदर एक टॉपिक था, ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। वो कर रहे थे। वो आई थिंक सबका हो गया होगा। जो बच्चा ना आज वाली क्लास लगाएगा, ठीक है, जो आज वाली क्लास जब जब लगा लेगा, मेरे को पर्सनली, ठीक है, यस सेंड कर देंगे। दोबारा, जो जो बच्चा आज वाली क्लास लगा लेगा, मेरे को पर्सनल मैसेज पे यस सेंड कर देंगे, ताकि मेरे को पता चले भी कौन कौन बच्चा इस क्लास तक पहुंच चुका है। समझिए बात क्लियर? पर्सनली यस इन द पर्सनल चैट बॉक्स, ग्रुप पे नहीं डालेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे को भी कौन कौन बच्चा कहाँ कहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन भी मैंने सेंड करे थे कल के सेशन में, केमिकल काइनेटिक्स की, है ना। ये एक इंटेग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, उतरो ये ना, कुछ आगे मैं डेरिवेशंस की फॉर्म में भी आर्टिकल कराऊंगा। आप बोलोगे कि सर डेरिवेशन हमारे कहाँ आनी, एमसीक्यू ही आने, बट कुछ एमसीक्यूज में ये काम आएंगी, जहाँ पे जो जनरल रिलेशंस हैं उनसे लिमिट्स चेंज कर दी जाती हैं, ठीक है, तो ये काम आएंगी। तो काइंडली ध्यान से करना। कहते हैं एक आइडियल इक्वेशन है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी गिव राइज टू स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। सर ये स्मॉल स्मॉल क्या है? ये बोल स्टोइशियोमेट्रिक्स, स्टोइटियोमेट्रिक्स। और ये जो कैपिटल वाले हैं, ये वो कुछ रिएक्शन वाली चीजें, जैसे N2 + H2 गिव राइज टू 2NH3, ठीक है। तो ये जो इसके आगे 1 है, इसके आगे 3, इसके आगे 2, ये स्मॉल वाली चीजें, और ये बड़ी वाली कैपिटल है, ठीक है। जनरल स्टोइशियोमेट्रिक्स एक जनरल रिएक्शन है, बिल्कुल जनरल रिएक्शन। रेट इनका A⁻P B⁻Q। सर ये A⁻A और B⁻, स्मॉल भी नहीं आएगी? नहीं पुत्रो, ये नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने कहा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, बिल्कुल रेट लॉ पढ़ा था। साथ में के कांस्टेंट भी आना चाहिए, जो कि लिखा नहीं हुआ, अपने नोट्स में ठीक कर लेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए रेट के टाइम जीरो हो जाता है। किसी के पास जीरो, सर 1 रेट आ गया के। रिएक्टेंट के लिए सर बेसिकली हमारे पास रिएक्टेंट है तो रेट माइनस आ जाता है, बात करी थी रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस, तो रेट माइनस टाइम्स आ गया, ठीक है। और रेट पड़ा है -(dr/dt)। ये सर नो, क्लियर है? -(dr/dt) क्लियर। तो दोनों तरफ, या तो के तरफ माइनस ले लो या इस तरफ ले लो, बट आना एक था, तो अपन ने यहाँ के का रिमूव कर दी, यहाँ लिख दिया -(dr/dt)। तो ये dt वहां मल्टीप्लाई होगा, dr बन गया -(k)dt। उसके बाद इंटेग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके इंटेग्रेशन 0 से r, पूरे के पूरे रिएक्टेंट, इसकी 0 से t, ठीक है। तो इसके dr का इंटेग्रेशन r, dt का t -(kT+i)। अगर t 0 हुआ तो r i बन जाएगा, बट वो सर r स्टार्टिंग वाला होगा, तो उसको अपन r0 मानेंगे। r को क्या मानेंगे? r0 इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या मानेंगे सर जी? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो i बन जाएगा r0, i क्या बन जाएगा? r0। तो r बन गया -(kT+r0), -(kT+r0), तो बन गई y = mx + c। सर ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन, बट नेगेटिव आ गया तो ऊपर से नीचे। अब आपको पता भी है कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्लियर। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप y = mx + c से इक्वेशन निकाल सकते हो। सर पूछे इसकी स्लोप क्या है, इसकी ना क्वेश्चन एक ही बनते हैं। ये स्लोप, सर इस ग्राफ की जो स्लोप है वो -k है। ये होता है इंटरसेप्ट, क्या होता है? जो कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है जी r0। सर y और x क्या है? y r है, x हमारे पास t है, इसमें वेरिएबल जो प्रेजेंट। फर्स्ट ऑर्डर में r⁻1 आ जाएगा, फिर के आर -dr/dt। r नीचे आ जाएगा, 1/r का इंटेग्रेशन सर log r होता है, आगे आ जाएगा। सारा सेम है, इंटेग्रेशन में फर्क आ जाएगा। देखो log r -(kT+i)। अगर टाइम जीरो, r की वैल्यू r0, तो i बन जाएगा log ऑफ r0। तो log r बन गया -(kT+r0)। सर ये जो log है ना, ये होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है सर जी? नेचुरल लॉग। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ln, या log⁻e। बट अगर आपा को इनकी वैल्यूज नहीं पता, हमें log⁻10, ठीक है, इन सब की वैल्यूज पता है, तो जो आप नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे करना पड़ता है? 2.303
3 से इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 आर नॉट। पूरी की पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन फिर नेगेटिव था, ये आ गई, बट स्लोप सर इस बार ये रही, देखो ये रही स्लोप, इंटरसेप्ट ये रहा। क्लियर है सारा सेम। तो सेकंड ऑर्डर के लिए पूछी जा सकती है, नो डाउट सिलेबस के अंदर फर्स्ट जीरो और फर्स्ट है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ सिलेबस है तो मैं इसको काइंडली शो जरूर करूंगा। जीरो और फर्स्ट है, ये देखिए। ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी कर लिया, रेट लॉ, कांस्टेंट, यूनिट्स, डिफरेंशियल, इंटेग्रल फॉर्म ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ गया। जीरो और फर्स्ट हैं, बनाने बताने को मैं सीधा रिलेशन भी बता सकता था, उतरो एग्जैक्टली सिलेबस जैसे करवा रहा हूं। यहाँ लास्ट में देखो नो डेरिवेशन एज इट इज लिखा हुआ है, पुत्रों ये सीबीएसई का एज इट इज सिलेबस उठाया गया। डेरिवेशन तो अपने है ही नहीं, बट अगर इसमें नो डेरिवेशन का है तो लास्ट रिलेशन ही उठाऊंगा मैं, बट इसमें डेरिवेशन की बात बोली है। ठीक है, तो डेरिवेशन जरूर कराऊंगा, क्योंकि पेपर के अंदर कोई पता नहीं है बोल दे जीरो से r/2 में क्या होगा, तो सारे बच्चे घूम जाएंगे सर जी, सारे के सारे घूम जाने हैं। और क्या बात समझ आई बाबू भैया? हम्म, क्लियर है। उस टाइम पे सारे बच्चे घूम जाते हैं सर। 1 2 3, ठीक है, यही कारण है, इसलिए डेरिवेशन कराई गई, सिलेबस में एज इट इज मेंशन्ड है। हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ होता है कि जब रिएक्टेंट कंप्लीटली आधा हो जाए, रिएक्टेंट कंप्लीटली क्या हो जाए, आधा हो जाए, रिएक्टेंट कंप्लीटली हाफ हो जाए। सर टाइम जीरो स्टार्टिंग वाले टाइम पे r0 थी, आधे टाइम पे रिएक्टेंट आधा हो गया, ये फर्स्ट हाफ लाइफ। उसके बाद डबल हाफ लाइफ करूंगा सर, मेरी बात सुनो, मान लो पहले 100 रुपए थे, फर्स्ट हाफ लाइफ में 50 रह गए, उसके बाद इसका हाफ हो जाए सर, 50 का 25 हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं पहले 50 उठ गई फिर 50 उठ गई, फिर 50 का हाफ उड़ना है, वो सेकंड हाफ लाइफ होगा, 2 का स्क्वायर। थर्ड हाफ लाइफ 25 का हाफ 12.5, 2 की पावर 3। ऐसे ऐसे सर सारा खत्म होने में n हाफ लाइफ लग जाएंगी, तो 2 की पावर n होगा। बात समझ आई? है नहीं, कभी पहली हाफ लाइफ 50 तो दूजी 50, 50 थे 50 100, 2 हाफ लाइफ काम खत्म ना जी ना। पहले में 50, 100 का हाफ, दूसरे वाले में 50 का हाफ, 25। क्लियर है। जीरो ऑर्डर के लिए सर अभी अपन ने रिएक्शन करी, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये इंटरसेप्ट था, वो स्लोप थी। हाफ लाइफ देखेंगे सर, r की वैल्यू माइनस सॉरी r0/2 टाइम t हाफ, तो r की वैल्यू r0/2 जब जो कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, बाकी सारा सेम, t को t हाफ लिख दिया, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये हमारे पास बेसिकली ये माइनस वहां जाके प्लस, ये प्लस वहां जाके माइनस, r0 - r0 t/2, r0/2 के t हाफ लाइफ, r0/2 के, ये जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ है पूछे तो t r0 के डायरेक्टली, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पास ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। माइनस नहीं है तो स्ट्रेट ही बन रहा है, पिछले वाले माइनस आ रहा था तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, माइनस आएगा तो ऊपर से नीचे, प्लस आएगा तो नीचे से ऊपर। बात समझ आ रही है? फर्स्ट हाफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी का आएगा। फर्स्ट फर्स्ट हाफ लाइफ वही, ये इसकी इक्वेशन करी थी। हाफ लाइफ में कुछ नहीं करना, टी को पुट कर दो टी हाफ, आर को पुट कर दो r0/2, आर को r0/2, टी को पुट कर देंगे सर टी हाफ। ठीक है, तो r0/2 माइनस के टी हाफ। ठीक है, ये अपने पास एज इट इज इक्वेशन। उसके बाद लॉग एम माइनस लॉग एन अंटी लगा दोगे, ये इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये -log 2 से ये उड़ जाएंगे, तो पूरे को जब सॉल्व करोगे तो टी हाफ डायरेक्टली आ जाएगा 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। दोबारा बोल रहा हूँ, डेरिवेशन कराने का शौक नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं भी सीधे सीधा बोल सकता था इसमें 0.693 अपॉन के, याद कर लो जी, बट फायदा नहीं है के, अगर डेरिवेशन ना कराऊंगा तो पेपर में क्वेश्चन घूम गया, काम फतेह। ठीक है, फिर काम नहीं होना। बात क्लियर हुई? क्लियर है, समझे? तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, पहली ग्राफिकल मेथड, इंटेग्रल मेथड तो कर लिया। ठीक है, मैं साथ साथ सिलेबस दिखाता जाता हूँ। ठीक है, इंटेग्रल फॉर्म तो कर ली सर। ठीक है, डिफरेंशियल एंड इंटेग्रल, सॉरी ये डिफरेंशियल फॉर्म इंटेग्रल फॉर्म थी जिसमें डेरिवेटिव और इंटेग्रेशन दोनों चल रहा है।
ठीक है, ग्राफिकल मेथड वैसे तो लिखा नहीं हुआ, बट ये एनसीईआरटी में है तो काइंडली देख लेते हैं, है कुछ नहीं भी। कहते ये मेथड के फॉलोइंग स्टेप्स हैं। कंसंट्रेशन को मेजर करो, ग्राफ प्लॉट करो कंसंट्रेशन टाइम में। ठीक है, बड़ा सौखा है। ठीक है, कहते ये देखो, ग्राफ अगर कांस्टेंट आ जाए तो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाए फर्स्ट ऑर्डर है, पैराबोलिक्स आ जाए सेकंड ऑर्डर है। क्यों सर? इसमें कंसंट्रेशन है ही नहीं, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है। किसी की पावर जीरो वन, कॉन्स्टेंट। इसे पावर वन, वाई डायरेक्टली टू एक्स, स्ट्रेट लाइन। पावर टू, वाई डायरेक्टली टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन। तो सिंपल है, पेपर में कोई ग्राफ आ जाए, कांस्टेंट है, जीरो ऑर्डर है, अपवर्ड जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर, पैराबोलिक तो सेकंड ऑर्डर, पैराबोलिक तो सेकंड ऑर्डर। यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। पहली बात, जीरो ऑर्डर के लिए अपन इक्वेशन करी, ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है, स्लोप माइनस की आई थी, इंटरसेप्ट आर नॉट आई थी। फर्स्ट के लिए ये इक्वेशन, ग्राफ प्लॉट करा, ये अपने पास के माइनस के अपॉन 2.303 इंटरसेप्ट आ गई थी। सेकंड के लिए एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। क्लियर, सिलेबस में अपने दो ही हैं, बट फिर भी सेकंड के लिए एक्स्ट्रा लिख दिया, जो भी अपन ऊपर निकाला है। ये एक न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको बीच में मेंशन कर दिया गया। NO प्लस Br2 गिव राइज टू 2NO Br, है ना। NO गिवन है, Br2 गिवन है, इनिशियल रेट है। इससे अपन ने कहते हैं ऑर्डर निकाल दो। ठीक है, रेट लॉ निकाल दो। ये देखेंगे 0.1010, यहाँ देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है। तो पहले से इक्वेशन बन जाएगी, रेट इज इक्वल टू 0.110 की पावर पी, अगेन 0.10 की पावर क्यू। ये पहली इक्वेशन तैयार है। रेट लॉ यही कहता है, रेट इज इक्वल टू के टाइम पहले की पावर पी दूसरे की पावर क्यू। दूसरे के लिए भी सर निकाल दें, दूसरे सेकंड के लिए भी निकाल दो। ठीक है, जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो सर जी ये चीजें सेम है, क्यू वाली चीज कट जाएगी, यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ पी है, पी की वैल्यू आ जाएगी। अरे हाँ ना बोलो, पी की वैल्यू आ गई। वैसे ही जब सेकंड दोनों दोनों इन दोनों को ऑपरेट करूंगा, सर इसकी पावर पी, इसकी पावर पी, इस अंकल की पावर क्यू, इन दीदी की पावर क्यू, ये वाले पी वाले कट जाने हैं तो तब क्यू आ जाएगा। तो पहले वाले में देखो, फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही पी निकाला गया, दूसरे पार्ट में ऐसे ही क्यू निकाला गया, पी और क्यू आ गया। ऑर्डर क्या होता है? पी और क्यू की पावर सम। पी टू है, क्यू वन है, ऑर्डर आ गया थ्री। अरे काम सूखा था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं सर जी, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल ऐसे आते हैं। के निकालिए, कोई भी इक्वेशन उठा लो पुत्रों, कोई भी इक्वेशन उठा लीजिए, ये इक्वेशन है। पी पता है, क्यू पता है, ठीक है, ये सारा पता चल गया, ये भी पता है, डिवाइड कर लेना के आ जाएगा। क्यों भाई? डिवाइड कर लेना के आ जाएगा, डिवाइड करा के आ। क्लियर? ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड क्या कहता है? दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट if concentration of one is taken in excess, then during the course of reaction the concentration of those reactant which is taken in excess is always remains constant. That is, the variation in rate will corresponds to the concentration of that reactant will taken lesser amount। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल सुनिएगा, बड़ा सौखी बात है। यहाँ पे ना बड़े पर्सन मैरिड हैं, सिमरन मैम की बात करते हैं। सिमरन मैम, आप बोल रहे थे कि हमारी शादी दिन में हुई थी, है ना, तो डे टाइम पे मैरिज हुई, तो कहते भी, सिमरन मैम बोल रहे थे कहते हमारी शादी पे सर पकोड़े घट गए सीगे, है ना, पकोड़े घट गए सी। पकोड़े सारे उन्हें बनाए 20 किलो, बहुत ही थोड़े रह गए सी। ते गुलाब जामुन है ਸੀਗੇ ਜੀ 200 ਕਿਲੋ ਮੰਗਾ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਕੌੜੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤੰਦਰੋਂ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਹੈਗੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਬ ਜਾमुन हाँ जिन्हें मर्जी खाई, 200 किलो ने, बहुत है। ठीक है, तो वैसे ही तो उस टाइम पे आपने बरातियों को बोला था भी कोई चक्कर वाली बात नहीं है, जितने मर्जी खाओ। मेरे को इससे उन्होंने बोला था, कहते दो पकौड़े तो बात नहीं चखने, दो से ज्यादा उठाए सर मैं शगन डबल ले लूंगी, है ना। तो बेसिकली कहते हैं भी गुलाब जामुन जितने मर्जी खाओ, पकौड़े कम खाने। वैसे ही हमारे पास कई बार कुछ रिएक्शंस के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा आ जाती है गलती से, और एक चीज बड़ी कम हो जाती है। तो रिएक्शन है जो कम वाली पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो ज्यादा है वो तो ऑलरेडी लगभग इतनी कुछ ज्यादा है कि पूरी रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी, वो फिर भी बच जानी है। तो इसीलिए सेकंड जो अपने पास ज्यादा वाली वैल्यू है ना, उसको लगभग अपा
निग्लेक्ट सा ही कर देते हैं, और जो कम है उस पे बड़ा ध्यान रखते हैं, ताकि ताकि हमें समझ आए भी कौन सी चीज डिपेंडेबल है और कौन सी चीज डिपेंडेबल नहीं है सर। ठीक है, बात समझ आई। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ की बात अभी करी बच्चों, 1 मिनट।
हाँ जी। तो स्यूडो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है अपन इसके बाद। स्यूडो नकली, ठीक है, जो दिखेंगी तो सर करीब फर्स्ट ऑर्डर की, बट ये होंगी नहीं, ठीक है। दीज आर दोज रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सर्टेन कंडीशन they becomes reaction of first order. For example, hydrolysis of ethyl acetate। एथाइल एसीटेट के अंदर पानी पुट करा गया, ठीक है। तो इसके अंदर CH3CO, C2H5 के अंदर पानी पुट करा CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना। तो इनके अंदर देखो दो चीजें हैं ना, बट कई बार जैसे पानी या इथाइल एसीटेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक चीज बहुत ज्यादा हो गई तो फिर वो दूसरे पे ही शो होगी भी। एक ज्यादा होगी ना, तो बात करिए भी उस पर डिपेंड ही नहीं करती। तो कई बार ये हैं देखो दो चीजें, बट लगेंगी अभी भी फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। बात क्लियर हुई। उसके बाद कोलिजन थ्योरी, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन बैरर। कोलिजन थ्योरी, द नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल बात है यार, भी कितने कहते हैं कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, ठीक है, कितनी कोलिजन हो रही है पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सिंबल इसका है जी जेड, ठीक है, न्यू नहीं है। न्यू सिंबल होता है यूजुअल फ्रीक्वेंसी का, यूनिट्स हर्ट ही है, सेम है, यूनिट्स हर्ट्स ही है, सिंबल न्यू नहीं है, सिंबल जेड है, इसीलिए मेंशन कर दिया गया। इफेक्टिव कोलिजन, मेरी बात सुनो, एच और एच मिला के बनेगा H2, बट ये जरूरी नहीं है कि जब मर्जी कोलाइड करे H2 बन गया। कोलिजन के प्रॉपर ओरिएंटेशन होती, प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, तो इफेक्टिव वो होगी कि ऐसी कोलिजन हो जिसका रिजल्ट निकले, कोलिजन दैट मेक्स द रिजल्ट्स। कहते दो इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं, पहला एनर्जी बैरियर, अब दो चीजें कलाइड करगी पर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो सही से कहते हैं भी आगे प्रोडक्ट बना पाती। तो ये हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन का पहला बैरियर एनर्जी बैरियर। दूसरा ओरिएंटेशन, अरे सही से कंबाइन ही नहीं करी। ये देखो, ये NO2 N और N कंबाइन करे तो N2O4 बना, ठीक है, क्लियर। बट ये देखो N और O कंबाइन करे तो कुछ नहीं बनना है, देखो कुछ भी नहीं बनना, सेम ही रहेगी। तो ये होता है प्रॉपर ओरिएंटेड कोलिजन, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेड कोलिजन। बात समझ आई। तो ओरिएंटेशन बैरियर और ये अपना एनर्जी बैरियर ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कहते हैं कोलिजन थ्योरी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कोई भी चीज कंबाइन करेगी तो वो कोलिजन तो करनी जरूरी है, कलाइड करेगा तो ही कंबाइन होगा ना, ऐसा तो जादू से तो होने को रहा, ठीक है। कहता ओनली द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव इन द फॉर्मेशन। बिल्कुल थोड़े से ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टकरा के सारे ही बन जाएंगे। और ये भी बात अपन ने पहले कर ली कि प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये ना होगी तो मॉलिक्यूल आगे नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्लियर, मॉलिक्यूल आगे नहीं बन पाएगा। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। आई थिंक आज तक के लिए इतना सफिशिएंट है, ज्यादा हुआ तो फिर समझ नहीं आएगा। फटाफट एक बार अपन सारा देख लेते हैं कितना कितनी चीजें होगी। इंटेग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन करा, है ना, इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करी, स्लोप माइनस की आई थी और इंटरसेप्ट आर नॉट आई भी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए देखा, फर्स्ट ऑर्डर में लॉग आ गया था, लॉग इसमें स्लोप माइनस के अपॉन 2.303 आर इंटू जो इंटरसेप्ट था वो लॉग ऑफ आर नॉट। हाफ लाइफ आधा कर देना सर, ठीक है। 2 की पावर n की फॉर्म में जीरो ऑर्डर के लिए आर नॉट अपॉन 2 के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन से ऑर्डर में जो टी है वो रेट पे डिपेंड नहीं करेगा। फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में देखो सिर्फ के कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट वैल्यू, बट जीरो ऑर्डर में देखो आर प्रेजेंट है। तो कौन सी ऑर्डर जो अपने पास कहते हैं हाफ लाइफ है वो रेट पे डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर में भी। ग्राफिकल मेथड देखा, ग्राफ बनाओ, ठीक है। जीरो ऑर्डर है तो कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर तो स्ट्रेट लाइन, और सेकंड ऑर्डर है तो पैराबोला। सबकी वैल्यूज देखी, ठीक है, न्यूमेरिकल देखा। उसके बाद ऑस्टवाल डाइल्यूशन एक ज्यादा तो उसको निग्लेक्ट कर देते थे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला, स्यूडो केमिकल लगती फर्स्ट किए हैं नहीं। कोलिजन की बातें करी, इफेक्टिव कोलिजन के दो बैरियर एनर्जी और ओरिएंटेशन ना सही से कलाइड करे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स देखे भी। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वी विल ट्राई, मैंने पहले ही बोला है कि एक हफ्ता एक चैप्टर ये अपन एक टारगेट मिनिमम लगा के चलेंगे, तो ही अपन एक सही से सिलेबस की और अच्छे से मूव कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चंस कल भी आगे थे, क्वेश्चंस आज के भी आ जाएंगे। ट्राई करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जो भी डाउट्स होंगे यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।